हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का एफ चैप्टर। इससे पहले हमने 7 चैप्टर कर चुके हैं, तो ये आपका 6th क्लास का है। और एफ चैप्टर है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हिंदी में कहोगे, क्या कहोगे? सूक्ष्म जीव। क्या कहोगे? सूक्ष्म जीव। देखो, एनसीईआरटी जो किताब है उसमें तो आपके 8th क्लास में जाके सूक्ष्म जीव चैप्टर लगता है, लेकिन यहाँ जो है आरबीएसई बोर्ड की किताबों का अपने एनालिसिस कर रहे हैं, और यहीं से आपके जो है जो रीट की मुख्य परीक्षा है उसमें आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा पटवार दे रहे हो या कोई और पेपर दे रहे हो, उनमें अगर आपके सेल और या माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉपिक लगता है तो ये आपके लिए बेहद रामबाण जो औषधि है आपके लिए रहने वाली है। तो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, अध्ययन बिंदु है सूक्ष्म जीव, फिर उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, लाभदायक कौन से, हानिकारक कौन से, और बचाव कैसे कर सकते हैं। ये चीजें अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने। ठीक है, तो देखो, इस बॉक्स के अंदर आपके डेफिनेशन दी हुई है। ये बॉक्स ही अपने काम की चीज है। वैसे ऊपर और पढ़ लेते हैं। हमारे आसपास अनेक सजीव पाए जाते हैं। कुछ बहुत बड़े होते हैं जैसे ब्लू व्हेल, हाथी, बरगद, पैड आदि, और कुछ इतने छोटे होते हैं कि नग्न सॉरी जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता, जैसे अमीबा है, जीवाणु है, वायरस है। ऐसे ऐसे जीवों को जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की यंत्र की सहायता से देख सकते हैं सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है। जिनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ठीक है, और सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? देखो, यहाँ इसकी डेफिनेशन भी आपको दे रखी है, चिपका रखी है। ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से सूक्ष्म जीवों को आसानी से देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहलाता है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत ज्यादा आपके लिए क्या रहने वाली है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना। सूक्ष्म जीव, अब सूक्ष्म जीव आपने भी देख रखे होंगे, कहा रखे होंगे जी, ब्रेड या रोटी की आपने 2-3 दिन रखा है, गीली हो गई है वो, उस पर पानी अगर रहता है तो उसके अंदर छोटे 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 आपको फफूंद दिखती होगी। क्या दिखती होगी? फफूंद दिखती होगी, ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर दिखते होंगे, है ना, जिसको आप फफूंद कहते हो, है ना। या सिंपल भाषा में, अपनी बागड़ी भाषा में बूफड़ बोल देते हैं। वही आपके क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कितने दिनों से ये सफेद तंतु जैसी संरचनाएं काले धब्बे से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्तक लेंस की सहायता से देखें। आपको ये किस प्रकार की संरचना दिखाई दी? आपको ये संरचना बिना आवर्तक लेंस के नहीं दिखाई देगी, है ना। दिखाई दे रही है क्या, पूछ रहा है तो नहीं दिखाई देगी। ये संरचनाएं क्या होती है, कहाँ से आई? तो देखो, इसका जवाब है, ये संरचनाएं कवक के तंतु एवं बीजाणु है। कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बीजाणु हवा में विद्यमान है। अनुकूल वातावरण एवं पोषण की उपस्थिति में वृद्धि कर ऐसी तंतु रूपी संरचना का क्या करते हैं जी, निर्माण। तो ये रहते कहाँ पे है? ये कहाँ पे रहते हैं? अनुकूलित वातावरण में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वातावरण में। ठीक है ना। ये आवर्धक लेंस है आपके। तालाब के अंदर भी आप देख सकते हो छोटी छोटी, वो आप क्या बोलते हो, काई बोलते हो या जो भी बोलते हो, हरी वाई, हरी हरी जो होती है, शैवाल जिसको कहा जाता है, क्या कह सकते हो? शैवाल कह सकते हो भैया। देखो, जल की एक बूंद में अनेक प्रकार की जलीय सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की यंत्र की सहायता से देख सकते थे। सूक्ष्म जीव सामान्यतः हवा में, पानी में, मिट्टी में, गर्म जल स्रोत में, बर्फ में, दलदली भूमि में, अर्थात सब जगह पाए जाते हैं। इनको हर मौसम में रहने के लिए क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। तैयार तो कौन करता है? तैयार रहते हैं, है ना। ये जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। प्रति ग्राम मिट्टी लगभग 2.5 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। प्रति 1 ग्राम में, 1 ग्राम मिट्टी के अंदर कितने पाए जाते हैं? 2.5 अरब। कितने होते हैं सोच के देखो आप, पहले जीरो लगा के इसको गिन के देखो, है ना। हाँ, सूक्ष्म जीव आपको डायग्राम दिखाए गए हैं। जैसे ये अमीबा है, छोटी क्लासों में आपने पढ़ रखा होगा। ये पैरामीशियम है, वायरस हो गया, जीवाणु हो गया, ये शैवाल हो गया जो पानी में होता है, ये कवक हो गया जो आपके रोटी के ऊपर आ जाता है, ये मशरूम होगी। मशरूम भी क्या है? मशरूम सूक्ष्म जीव की श्रेणी में नहीं आता है जी। देखो, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव। तो विषाणु सूक्ष्म जीव जो है उनको मुख्य रूप से 6 भागों में बांट रखा है इन्होंने। देखो, विषाणु है, माइक्रोप्लाज्मा है, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, और क्या है जी, सवाल है। तो यहाँ बात करते हैं अपने। ठीक है जी, यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने बात कर रहे हैं किसकी? विषाणु की। सबसे पहले विषाणु यानी इंग्लिश में बोलते हैं जिसको वायरस, है ना। जैसे कोरोना वायरस था, वो वायरस क्या होता है उसकी बात करते हैं अपने, है ना। तो देखो, ये सूक्ष्म संरचनाएं हैं, इन्हें सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। तो आपसे प्रश्न आ जाए, सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं? तो विषाणु को, वायरस को कहते हैं, वायरस को। क्योंकि इसमें सजीव निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। प्रकृति में ये निर्जीव की तरह रहते हैं,
लेकिन जब किसी सजीव के में प्रवेश करती है तो वृद्धि एवं गुणन होता है। ये पादपों एवं जंतुओं में कई प्रकार के रोग भी फैलाते हैं। जैसे उदाहरण है टोबेका मोजेक वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जिसको एचआईवी बोलते हैं, ये टीएमवी था। ये दोनों ही जो है वो किसके कारण है, वायरस है। इसके अलावा जो आपने कोरोना वायरस जो सुनी रखा होगा, है ना। हाँ जी, अगला है माइक्रो प्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा बोल सकते हो, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। कल भी अपने पढ़ा था, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा बताया गया था आपको। इसके अलावा लंबी कोशिका मैंने तंत्रिका कोशिका आपको बताई थी। कौन सी कोशिका बताई थी, तो बोलो तंत्रिका कोशिका आपको बताई थी मैंने, ठीक है ना। ये चीज आप याद रख सकते हो, है ना। आगे है माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका जो जीवाणु फिल्टर में से भी छन जाती है। इसके द्वारा पादपों में बैंगन का लघुपरण, लघुपरण का मतलब छोटी पत्ती रह जाती है, पत्तियां जो है वो क्या रह जाती है, छोटी। एवं तिल की फिलोडी नामक जो रोग है वो होता है। तो आपको पेपर के अंदर पूछ सकता है बैंगन का लघुपरण या तिल में फिलोडी नामक रोग किससे होता है, तो आप कहोगे माइकोप्लाज्मा से होता है। इन्हें सॉरी पादप जगत में बहुरूपिया कहते हैं। क्या कहते हैं जी, बहुरूपिया कह सकते हो, या जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ये जोकर भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। ये चीज याद रख सकते हो, बहुत ज्यादा आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे जीवाणु या बैक्टीरिया। देखिए कई बार तो ये कंफ्यूज हो जाता है, वायरस क्या है, विषाणु क्या है, जीवाणु क्या है, बैक्टीरिया क्या है, चारों नामों में कंफ्यूजन होता है। तो जीवाणु बैक्टीरिया है, विषाणु वायरस है। विषाणु क्या है, वायरस है। विषाणु क्या है, वायरस है, ठीक है। इंग्लिश में वायरस बोलते हैं, जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं। ये प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। हमारे आसपास के प्रत्येक स्थान में जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे ई कोलाई अंत में होता है क्या, लैक्टोबैसिलस। ये कहाँ होता है जी, दही में होता है। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। और दही में जो अमल होता है वो भी कौन सा होता है, लैक्टिक अमल होता है, लैक्टो नहीं, लैक्टिक अमल जो है वो पाया जाता है, ठीक है जी। आगे देखते हैं कवक। कवक यानी फंजाई, फंगी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, देखिएगा। इन्हें फफूंद या फंगस कवक भी कहते हैं। फफूंद जो होती है वो यही होती है, ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय संरचना वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। इन्हीं कोशिकाओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। कुछ मृतोपजीवी रूप से सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अवशोषण की विधि द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम। हाँ, मशरूम जो है वो आपके क्या है, कवक है। कवक है तो हम कह सकते हैं ये सूक्ष्म जीव है ना, वहां पे इसीलिए डायग्राम दे रखा था, मैंने गलती से आपको बता दिया था ना। हाँ जी, सांप की छतरी भी कहते हैं। कुछ लवक पादपों एवं जंतुओं पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जैसे गेहूं पर पक्षी या ग्रेमिनिस पिट्रीसाई काला टिट रोग, तथा बाजरे पर स्क्लेरोस्पा ग्रामिनिकोला यानी जोगन रोग। ये किससे होता है, कवक से। कुछ कवक शैवाल के साथ सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। सहजीवी कौन से जीव होते हैं, जो क्या होते हैं, सजीव के साथ में रहते हैं, वो उसको पोषण प्रदान करता है और वो उसको पोषण के साथ में आवास प्रदान करता है, आवास। चलो आ गया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ये एक कोशिकीय जीव है, उदाहरण है अमीबा और पैरामीशियम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना, प्रोटोजोआ, ठीक है। और जो आपका मलेरिया है वो किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। आगे सवाल एल्गी जिसको कहते हो आप, ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय संरचना वाले पादप हैं। क्या है जी, शैवाल किसका है, ये है तो सूक्ष्म जीवों के अंदर ही आते हैं, लेकिन शैवाल जो है पादप जगत में है। शैवालों की उपस्थिति के कारण ही तालाब, नदी, पोखर आदि नालों में पानी हरा दिखाई देता है। उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, नील हरित शैवाल। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है ना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके पेपर में पूछते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है ना, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, नील हरित शैवाल, ये सारे के सारे एल्गी के एग्जाम्पल है। देखो ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें तो शैवाल नाम ही आ रहा है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कौन सा प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय है, कौन सा यूकैरियोटिक एक कोशिकीय है, कौन सा यूकैरियोटिक है बहुकोशिकीय भी है। सारे एग्जांपल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये अच्छे से आप नोट कर सकते हो। आगे ये लाभदायक, लाभदायक यानी आपको लाभ कैसे पहुंचाएंगे, है ना। सूक्ष्म जीव लाभ पहुंचाते हैं क्या, बिल्कुल पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं वो हम पढ़ेंगे अभी। देखो अनेक सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभकारी होते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों की जानकारी देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आपको दे रखा है दही का।
आवश्यक सामग्री दूध, दही, दही को यानी जावण कहते हैं, भगोनी, ढक्कन। ये जावण जो है राजस्थानी भाषा का शब्द है और ये पेपर में आ सकता है, आपके जीके के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट, विधि। विधि आपको पता ही है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर याद रखने वाली बात क्या है, कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, तो वो है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस याद रखना। और दही में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा होता है जी, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है आपके सूक्ष्म जीवों के लाभ में खाद्य सामग्री के निर्माण में, जैसे दही, पनीर, सिरका आदि के निर्माण में जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। ईस्ट पाउडर जो होता है, ईस्ट पाउडर, सामान्य भाषा में इसको अरारोट बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, अरारोट, ठीक है ना। ये हलवाई बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको। तो ये ईस्ट के रूप में होता है, ईस्ट पाउडर ही होता है, जीवाणु ही होते हैं जो अपने डालते हैं ना, जीवाणु ही होते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है आपके पास में जी, ईस्ट का उपयोग डबल रोटी बनाने में, जलेबी बनाने में होता है, घोल में खमीर उठाने के लिए किया जाता है। क्लोरेला का उपयोग सूप एवं अन्य पदार्थ बनाने में करते हैं। क्लोरेला निर्मित खाद्य सामग्री का उपयोग आइसक्रीम बनाने में भी किया जाता है। स्पंजी स्पंजी चीजें बनाती है ना, ईस्ट से बनी होती है। औषधि निर्माण में होता है, जैसे क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक जीवाणु जो है, ये जीवाणु का नाम है। विटामिन बी 12 तथा एंथ्रे एंथ्रेक्सनोइड बेसिलाई नामक जीवाणु से रोग प्रतिरोधक पदार्थ तैयार होता है। पेनिसिलियम यह नामक कवक जो है, पेनिसिलिन नामक दवाई जो है वो बनाई जाती है। इसका उपयोग टीके प्रतिजीवी के रूप में किया जाता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एनसीईआरटी में तो 8वीं क्लास में मिलेगा। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या है जी, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जीवाणुओं की कई प्रजातियां व अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को पादपों हेतु उपयुक्त यौगिकों के रूप में रूपांतरण की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है, अथवा इसको नाइट्रोजन यौगिकीकरण भी कहते हैं। उदाहरण है दलहनी फसलें, जैसे मूंग हो गया, मोठ, चना, मटर, जड़। इनकी भूइकाएं जो होती है, देखो ये आपको छोटे छोटे दाने जैसी संरचना दिख रही है, यही जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है। और यहाँ एक जीवाणु बैठा रहता है और उस जीवाणु का नाम पेपर वाले पूछते हैं, तो वो है राइजोबियम। कौन सा है, राइजोबियम। ये आपके बहुत बार आ गया है, आपके आरपीएससी के पेपर में भी आया हुआ है, RSSM भी, अधीनस्थ बोर्ड बोल दो सीधा सीधा, उसमें भी आया हुआ है, ठीक है जी। ये आपको याद रखना, देखो यहाँ लिख भी रखा है, पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु। कौन सा जीवाणु जड़ में बैठा रहता है, तो राइजोबियम, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो आगे, इन गांठदार संरचना जड़ों को गुलिकाएं कहते हैं। इनमें कौन सा जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु है। ये वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। पूछा जा सकता है नाइट्रोजन जो है उसको किस में बदलते हैं, नाइट्रेट। किसमें बदलते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं जी। नाइट्रेट में भूमि उपजाऊ बनती है। पौधों में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत नाइट्रेट नामक यौगिक है। नाइट्रोजन प्रोटीन का अभिन्न घटक है। किसान इसी कारण एक वर्ष में दलहनी फसल भी उगाता है, जिससे आपके मिट्टी में क्या बना रहे, नाइट्रोजन जो है वो पूर्ण रूप से मिल जाए। ओके, याद रख सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे नाइट्रोजन चक्र की बात करें तो ये तो बिल्कुल आपको पता ही है कि जब मृत जंतु पादप का अपघटन होता है तो उनमें उपस्थित नाइट्रोजन गैस मुक्त होकर वायुमंडल में चली जाती है। यही नाइट्रोजन पादपों द्वारा ग्रहण की जाती है। इस प्रकार प्रकृति में ये चक्कर चलता रहता है और इसी को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। कैसे, जैसे ये कोई मान लो कि ये क्या मान लो कि ये आपका कोई पौधा है, अच्छा सा पौधा है, ठीक है, ये जड़े जुड़े लगा देते हैं अपने, है ना। इसके अंदर क्या है जी, ओके, देखो यहाँ से क्या हुआ, वायुमंडल में क्या है आपके, नाइट्रोजन है। कितने परसेंट है, बोलो 78% है, बहुत सारी है ना। तो ये ग्रहण करेगा, ठीक है। ग्रहण करने के बाद में इस पौधे के अंदर नाइट्रोजन आ गई। अब ये पौधा काट दिया, अब इसका कल्याण हो गया। अब ये मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिलेगा तो मिट्टी में नाइट्रोजन है, ठीक है जी। फिर ये पौधा उगेगा, फिर वो वापस प्राप्त कर लेगा। तो इस तरह से ये चक्कर चलता रहता है, इसी को नाइट्रोजन चक्कर कहते हैं। चक्कर ज्यादा चला दिया ना। हाँ जी, आगे देखो ह्यूमस निर्माण में, ह्यूमस क्या होता है, बिल्कुल पहले तो ये समझो ह्यूमस क्या होता है। तो देखो, सड़ी गिलियां पत्तियां वगैरह जो मिट्टी में मिल जाती है और वो जो खाद सी बन जाती है ना, उसी को ह्यूमस बोलते हैं यार, है ना। जीवाणुओं के द्वारा पत्तियों, गोबर, अन्य अपशिष्ट पदार्थ अपघटित होकर ह्यूमस में बदल जाते हैं। इसी कारण मृदा उपजाऊ बनती है। अब समझ गए ना क्या होता है कि जितने भी सड़ी गली पत्तियां वगैरह मिट्टी में मिलने लायक पदार्थ है वो गली सी ये खाद बन जाती है, उस खाद को ह्यूमस बोलते हैं यार, है ना। टूथपेस्ट बनाने में देखो, टूथपेस्ट है ना, दांत साफ करने वाली जो, जिसको आप सामान्य भाषा में कोलगेट ही बोल देते हो। कोलगेट एक कंपनी है, वैसे इसको टूथपेस्ट बोला जाता है भैया।
जेंथोमोनास कैंपे कैंपेस्ट्रिस, है ना। ये एक क्या है, जीवाणु का नाम। आप कहोगे देखो कोलगेट यानी कि जो टूथपेस्ट बनाने में भी किसका यूज होता है, एक जीवाणु का यूज होता है, सूक्ष्म जीव का यूज होता है, इससे बनाई जाती है। तो ये नाम रट्टा मार लेना, जेंथोमोनास कैंपेस्ट्रिस। बहुत अच्छा सा नाम है, छोटा सा नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, कीड़े का नाम है ये। आगे हानिकारक कौन से, अब हानिकारक यानी हार्मफुल। अंग्रेजी वालों क्या बोलोगे आप, हार्मफुल बोलोगे क्या, हाँ हार्मफुल बोल दो। लाभदायक होने के साथ साथ कुछ हानिकारक भी होती हैं, ये कौन कौन से, देखो पहले तो यार रोग उत्पन्न करने वाले। देखो भाई बीमारियां तो हो ही जाती है ना, बीमारियां किन किन से होती है, देखो देखो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों के रोगाणु कहते हैं, ठीक है। मनुष्य में क्षय यानी टीबी, कुकर खांसी, कुकर की तरह बजता रहता है वो, डिप्थीरिया, टिटनस, हैजा, मलेरिया, चरम, ये सभी सूक्ष्म जीवों से होते हैं। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं जंतुओं में सूक्ष्म जीवों से होने वाला भयानक रोग है। गाय में खुरपका, मुंह पका वायरस से होता है। नींबू कैंकर जीवाणु से होता है। गेहूं की रस्ट कवक से होता है। भिंडी की पीत या सीरा मोजेक वायरस से होता है। ये सारे के सारे सूक्ष्म जीवों से होने वाले, पौधों में और जीवों में होने वाली बीमारियां मैंने आपको बता दी। नींबू में सिट्रिस कैंकर क्या होता है कि नींबू में ये छोटे छोटे धब्बे दिखते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल दिखते हैं, तो ये नींबू कैंकर रोग है भैया। आगे खाद्य पदार्थों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे ये देखो ये संतरा है, कितना अच्छा था लेकिन ये क्या जम गया, इसमें फफूंद आ गई है। देखो अनाज, दाल, पके हुए फल, भोजन, अचार आदि सूक्ष्म जीवों के कारण खराब हो जाते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीवों को संक्रमण से बचाना चाहिए भैया, है ना। आगे देखो खाद्य पदार्थों को विषाक्त जहरीला कर देते हैं। क्लोस्ट्रिडियम बाटुलिनम, अच्छा नाम है, जीवाणु खाद्य पदार्थों को विषाक्त करते हैं। ये एक विषैला जीवाणु है, जिससे इन्हें ग्रहण करने वाले को उल्टी दस्त होने लगते हैं, कभी कभी टाटा बाय बाय भी हो जाता है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। ये वाला जीवाणु खतरनाक है ना, यानी कि फूड पॉइजनिंग है। अरे वाह क्या बात है, इंग्लिश आ गई है ना, फूड पॉइजनिंग है, यानी खाद्य विषाक्तन के लिए कौन सा जीवाणु जो जिम्मेदार है, तो ये बंदा जिम्मेदार है, इसको पकड़ लो, ठीक है। हाँ जी। आगे बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर देती है, जैसे कपड़े, कागज, इन सबको मिट्टी में मिला देती है कई बार, तो ये चीजें आप जानते ही हो। आगे सूक्ष्म जीवों से बचाव सामग्री कैसे क्या कुछ है, तो देखो घरों में अनाज, दाल, कपड़े आदि को समय समय पर कहाँ सुखाना चाहिए, धूप में। टेम्परेचर पे कोई दिक्कत होगी उनका ना। पकी हुई दाल, दूध आदि को ठंडी जगह रख सकते हो। अचार में तेल, मुरब्बो, शक्कर आदि डाल सकते हो। तेल क्या है, एक परिरक्षक है। क्या है, परिरक्षक। परिरक्षक क्या होता है, जो बचाने वाला होता है। ऐसे सिरका भी है। सिरके में कौन सा अमल होता है, आप कमेंट में लिख सकते हो, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, सिरके में कौन सा अमल पाया जाता है, का उपयोग कर भी भोजन को बचा सकते हो। धान व दालों में पार्द गोली, नीम की पत्तियां डाल के भी आप उसको संभाल के रख सकते हो, जो कि आप आजकल करते ही हो। थोड़े दिनों में गेहूं निकलने वाली है, तो उसके अंदर आप यूज करोगे। आगे खाद्य परिरक्षण मैंने अभी बताया, भोजन को खराब होने से बचाना ही परिरक्षण है, खाद्य परिरक्षण है। किस प्रकार करते हैं ये तो प्रश्न है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। खाद्य परिरक्षण की परिभाषा भी आगे वैसे मैंने बता दी। खाद्य पदार्थों में भोजन की पौष्टिकता व गुणवत्ता को यथावत बनाए रखने की प्रक्रिया खाद्य परिरक्षण, यानी खराब होने से बचाना, सीधी सी बात ये है। इसके लिए क्या क्या तरीका, पहला तो शीतलन यानी रेफ्रिजरेशन, ठंडे में रख दो, फ्रिज में रख दो, सीधी सी बात ये है, ये यही कहेगा, पढ़ लो इसको आप आराम से। आगे है निर्जमीकरण यानी स्टेरलाइजेशन। एक दशक पहले ये इंजेक्शन लगाने से पूर्व कांच की सिरिंज में सुई को उबलते हुए गर्म करते देखा होगा, तो ये जो होता है गर्म जल में धोना, इंजेक्शन की सिरिंज सुई को उबलते जल में रोगाणु मुक्त करने की प्रक्रिया निर्जमीकरण कहलाती है, ठीक है ना, रोगाणु रहित हो जाती है। आगे अब पाश्चुरीकरण यानी कि दूध जो होता है उसको पहले 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, कितने डिग्री टेम्परेचर पर, ये भी याद रखना है, 60 डिग्री तापमान पर 30 मिनट तक गर्म कर ठंडा किया जाता है। यह प्रक्रिया 2 से 3 बार करने पर यह हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की यह प्रक्रिया पाश्चुरीकरण या पाश्चराइजेशन कहलाती है। याद रख सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे निर्जलीकरण, इसमें खाद्य पदार्थों को जल निकाल दिया जाता है, अनाज, दाल नमी से हटाकर धूप में सुखाया जाता है, उबाल कर भी कर सकते हो जैसे दूध में। रसायन का उपयोग, रसायन कौन कौन से, इन दोनों का नाम याद रखना, सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड, जिसको उपयोग शरबत, सुकवास, इनको परिरक्षण में किया जाता है, बचाने के लिए किया जाता है। नमक, शक्कर, तेल का उपयोग, सिरके का उपयोग कर सकते हो, अचार वगैरह में आप करते ही हैं, मांस में भी करते ही हैं। सूक्ष्म जीवनाशक पदार्थ, गंदे हाथ धोने के लिए साबुन का उपयोग करना, गंदे आंगन, शौचालय ये फिनाइल से साफ करना, ये चीज आ गई। जल को रोगाणु रहित करना, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर,
पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, कमीना 4 बोलते हैं इसको, ठीक है। पदार्थों का उपयोग किया जाता है, इसके अतिरिक्त कार्बोलिक अम्ल है उसको सूक्ष्म सूक्ष्म कीटनाशकों से बचाने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये अपना आज का जो चैप्टर कंप्लीट हुआ, ये चीजें अपनी सीखी, आपने देख लिया होगा। हाँ, मटर का ये अच्छे से याद रखना, मटर की जड़ों में जो कौन सा जीवाणु बैठा रहता है, राइजोबियम, जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को किस में बदल देता है, नाइट्रेट में बदल देता है। यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है, तो इस बंदे का नाम याद रखना, कौन है, राइजोबियम। सूक्ष्म जीव पौधे व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। रेफ्रिजरेशन द्वारा सूक्ष्म जीवों से बचाया जा सकता है, बिल्कुल बचाया जा सकता है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। ये कौन सी गैस छोड़ता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपके ओजोन यानी O3 सूत्र होता है, इसको क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। पाश्चुरीकरण क्रिया द्वारा डिब्बाबंद वस्तुओं को सूक्ष्म जीव रहित किया जाता है। कितने डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, अभी पढ़ा था 60 डिग्री पे, कितने टाइम तक, 30 मिनट तक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको बंद डब्बे में बंद, मतलब डब्बे को में डाल के बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न है सूक्ष्म जीव, ये सारे एग्जाम्पल है। किस सूक्ष्म जीव में सजीव निर्जीव दोनों गुण पाए जाते हैं, तो अभी पढ़ा था विषाणु जिसको वायरस कहते हैं। प्रतिजीवी औषधि कौन सी है इनमें से, पेनिसिलिन, जिसका इंजेक्शन भी होता है और टेबलेट भी होती है, ठीक है। एक कोशिकीय जीव कौन सा इनमें से आप बता सकते हो, गाय, मनुष्य, स्टारफिश, तो अमीबा ही है, बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन हो गए और ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। कल अपने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।